गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हम आप क्लास 10th की फिजिक्स में दर्पण के संदर्भ में दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले की सारी चीज़ें रिवाइज कर दी गई हैं और आज की क्लास में संभवतः दर्पण का जो प्रक्रम है वह कंप्लीट पूरा हो जाएगा। तो हम बात करने जा रहे हैं दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी। क्या बात करने जा रहे हैं कि दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी यानी कि कैसे हम दर्पणों से दूरियां नापते हैं। तो इसके कुछ निश्चित सिद्धांत हैं। उन निश्चित सिद्धांतों का पालन करते हुए हम दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी का पालन करते हैं। तो इसमें क्या चीज होती है? पहला शर्त होता है कि प्रकाशिक यंत्र पर अब ये प्रकाशिक यंत्र शब्द क्या है? ये चाहे लेंस हो, चाहे दर्पण हो, आंख हो, कैमरा हो, कुछ भी इसमें लिया जा सकता है। प्रकाशिक यंत्र पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से दाईं ओर गिराई जाती है। दाईं ओर गिराई जाती है। पहली शर्त हो गई कि जो हम प्रकाशिक यंत्र पे या दर्पण पे जो प्रकाश किरण लाएंगे वह प्रकाश किरण सदैव बाईं तरफ से, माने इधर से और इधर की तरफ, बाईं ओर से दाईं ओर गिराई जाएगी। दूसरी शर्त क्या होती है? नंबर 2, सभी दूरियों को सदैव ध्रुव एवं मुख्य अक्ष के सापेक्ष नापते हैं। यानी कि जो दूरी हम नापेंगे वह मुख्य अक्ष जो होगा, दर्पण का मुख्य अक्ष, उस मुख्य अक्ष और जो दर्पण का ध्रुव होगा यानी परावर्तक तल का मध्य बिंदु, उस अक्ष और मध्य बिंदु के सापेक्ष ही, ध्रुव के सापेक्ष ही नापेंगे। तीसरी चीज क्या होती है कि प्रकाश के चलने की दिशा में, नापी गई दूरियां धनात्मक तथा प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां
नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। यानी कि जो दूरियां आप प्रकाश के चलने की दिशा में नापेंगे, जिधर प्रकाश चल रहा है यानी कि बाएं से दाएं, वे ध्रुव के सापेक्ष बाएं से दाएं चलने वाली दूरियां जो प्रकाश के चलने की दिशा में नापी जाती हैं, वे दूरियां धनात्मक हो जाती हैं। लेकिन अगर दूरियां प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में नापी जाएं तो वह दूरियां क्या हो जाती हैं, ऋणात्मक हो जाती हैं। तो अगला कंडीशन है प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। क्या करना है, प्रकाश के चलने की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं और प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो ये अभी 3-4 पॉइंट हुए। पहला कि प्रकाशिक यंत्र पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से दाईं ओर गिराया जाता है। सभी दूरियां सदैव ध्रुव एवं मुख्य अक्ष के सापेक्ष नापी जाती हैं। प्रकाश के चलने की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक तथा प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। प्रकाश के चलने की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक तथा प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ये यही पूरा हो जा रहा है, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्या होता है, एक पॉइंट और, ऋणात्मक होती हैं। और क्या करेंगे अब, अगला पॉइंट नंबर 4, मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक तथा मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं, ऋणात्मक ली जाती है। क्लियर? तो क्या करना है कि पहला, प्रकाशिक यंत्र पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से दाईं ओर गिराया जाता है। सभी दूरियां सदैव ध्रुव एवं मुख्य अक्ष के सापेक्ष नापी जाती हैं। प्रकाश के चलने की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं तथा प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक तथा मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। इन 4 सिद्धांतों से दूरी नापने की व्यवस्था पूरी हो जाती है। अब इसको एक सरलता के लिए एक और सिद्धांत आप समझ लीजिए, है मूल रूप से यही, लेकिन उसको हम मैथमेटिकली थोड़ा सा कर लेते हैं और मैथमेटिकली कर लेने के बाद वो चीज़ें हमारे दिमाग में, जहन में हमेशा के लिए फीड हो जाती हैं और फिर गलतियां नहीं होती हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे देखिए, ये कोई दर्पण है, दर्पण है, और क्या है ये दर्पण, M डैश है, ये इसका ध्रुव है और हमने इसका मुख्य अक्ष खींच दिया। ये क्या है, मुख्य अक्ष है। आपको बताया गया कि सदैव ध्रुव और मुख्य अक्ष के सापेक्ष दूरियां नापी जाती हैं। इस ध्रुव को हम क्या करते हैं, वर्जिन मान लेते हैं और ये y अक्ष खींच देते हैं और इसको हम x अक्ष मान लेते हैं। तो ये x अक्ष हो गया, ये माइनस x अक्ष हो गया, ये y प्लस में हो गया, ये y माइनस में हो गया। अब यहां पर आपने वर्जिन मान रखा है 0 0,
अब जितनी भी दूरी आपको नापनी है, अगर इधर दूरियां नापेंगे ऋणात्मक होंगी, इधर दूरी नापेंगे धनात्मक होंगी, इधर दूरी नापेंगे तो धनात्मक होंगी, और इधर दूरी नापेंगे तो ऋणात्मक होंगी। तो सरलता के लिए हम इस चीज को याद कर लेते हैं कि इधर की दूरियां क्या होंगी, ये प्रकाश के चलने की दिशा में है, ये धनात्मक हो जाएंगी। मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां सदैव धनात्मक होंगी, मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां ऋणात्मक होंगी, और प्रकाश के विपरीत दिशा में चलने वाली दूरियां ऋणात्मक होंगी। इस तरह से हम दूरी नापने के सिद्धांत को सरलता से समझ सकते हैं। ओके, अब अगला टॉपिक आपका बनता है दूरी नापने की चिन्ह परिपाटी हो गई। अब आपका है गोलीय दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। क्या चीज है कि गोलीय दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। अब चूंकि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, इसलिए दो प्रकार के गोलीय दर्पणों के बीच में यूवीएफ में संबंध हमको निकालना है। तो पहला हम लिखते हैं अवतल गोलीय दर्पण के लिए, अवतल गोलीय दर्पण के लिए ये यूवीएफ में संबंध। अब इसको समझने के लिए एक चित्र बना लेते हैं। यह कोई अवतल गोलीय दर्पण है, मुख्य अक्ष है, ध्रुव P है, F होगा, C होगा। अब हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में रख देते हैं। वस्तु OO डैश है, ये F है, ये C है। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण क्या होती है? दूसरी प्रकाश किरण दो तरीके से आप गिरा सकते हैं। एक तो आप वक्रता केंद्र से ले जा सकते हैं और दूसरी आप फोकस से भी ले जा सकते हैं। लेकिन वक्रता केंद्र से ले जाइए, आपको वक्रता केंद्र मिल रहा है। दूसरी प्रकाश किरण को हम क्या करते हैं, वक्रता केंद्र से गिरा देते हैं। अब चूंकि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अपने मूल मार्ग में वापस लौट जाती है। इस प्रकार दोनों लौटी हुई किरणें आई डैश पर एक दूसरे को काटती हैं और वस्तु का उल्टा वास्तविक आकार में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। इस बिंदु को हम A कह देते हैं, इस बिंदु को B कह देते हैं। दर्पण M डैश है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए दूरी नापने की निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं। तो PF क्या है, PF बराबर माइनस स्मॉल f फोकस दूरी हो गई। PI तो PI बराबर माइनस V और PO बराबर माइनस U और देखो PC उल्टा ही नाप रहे हैं, बराबर माइनस स्मॉल r या कैपिटल R, जो भी लिखना चाहते हैं आप, दोनों चलेगा। अब क्या करते हैं कि
ये निकाली कैसे जाती है? पहले के क्लास 10th के सिलेबस में यूबीएफ में संबंध स्थापित करना था, लेकिन अब ये जा करके क्लास 12th में चला गया है। आपको सीधे यूबीएफ में संबंध पढ़ लेना है, ये निकालना नहीं है, इनको स्थापित नहीं करना है। तो क्या करना है कि इन तीनों में संबंध क्या होता है, सीधे याद करना है कि संबंध होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। क्या लिखना है कि 1/f इज इक्वल टू, देखिए क्लियर हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये फोकस दूरी का सूत्र हो गया कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/v। अब चूंकि ये अवतल गोली दर्पण के लिए हो गया, ऐसे ही उत्तल गोली दर्पण के लिए केवल चित्र ही आपको बनाना है और उत्तल गोली दर्पण के लिए यूबीएफ में संबंध हो जाएगा। तो सूत्र सेम ही होता है, अवतल गोली दर्पण और उत्तल गोली दर्पण के लिए यूबीएफ में संबंध एक ही सूत्र से निष्पादित किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला टॉपिक आपका होता है कि उत्तल गोली दर्पण के लिए यूबीएफ में संबंध। अगला टॉपिक आपका है उत्तल गोली दर्पण के लिए, उत्तल गोलीय दर्पण के लिए यूबीएफ में संबंध। अब उत्तल गोली दर्पण के लिए यूबीएफ में संबंध के लिए क्या करेंगे, हम दो काम करते हैं। पहला काम करते हैं कि एक प्रतिबिंब बना लेते हैं कि उत्तल गोली दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रैक्टिस में ये कोई उत्तल गोली दर्पण है, M डैश, ये उसका मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। अब क्या करते हैं, उत्तल गोली दर्पण के सम्मुख कहीं किसी वस्तु O डैश को रख देते हैं। क्या होगा, पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी, ऐसे दर्पण से परावर्तित होगी और ऐसे प्रतीत होगी कि जैसे ये फोकस से आ रही हो। फोकस बिंदु है, ध्रुव P है, वो O डैश है। मान लीजिए A बिंदु पर टकराई और ऐसे परावर्तित हुई कि जैसे ये फोकस से आ रही हो। अब इस फोकस का जो दूना होगा वह क्या होगा, वक्रता केंद्र C होगा। दूसरी प्रकाश की किरण हम ऐसे गुजारते हैं शीर्ष से कि वह वक्रता केंद्र C की ओर जाती हुई प्रतीत हो, ऐसे। पटरी से बनाएंगे चित्र, एकदम बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। सी अब क्या होगा कि वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मूल मार्ग में ही वापस लौट जाती है। जब मूल मार्ग में वापस लौट गई तो क्या हुआ कि दोनों परावर्तित किरणें आगे बढ़ाने पर एक दूसरे से दूर फैलती चली जा रही हैं। तो यहाँ पर यह एक दूसरे को दर्पण के पीछे काटती हुई प्रतीत होती हैं और यहाँ वस्तु का छोटा सीधा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा P I
बराबर क्या हो जाएगा, प्लस वी। पी एफ बराबर हो जाएगा प्लस एफ। पी यू पी ओ बराबर माइनस यू। लेकिन अच्छा और भी लिख लीजिए कि पी सी बराबर आर के, ये भी प्लस में रहेगा। लेकिन जब इनका संबंध हम स्थापित करेंगे तो संबंध सेम आएगा कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। जो संबंध अवतल गोलीय दर्पण का होता है वही संबंध उत्तल गोलीय दर्पण का होता है। दोनों के सूत्रों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब हम सवाल लगाते हैं तो ये दूरियां जहां धनात्मक है वहां धनात्मक रखते हैं, जो ऋणात्मक है वो ऋणात्मक रख दी जाती हैं। अगला टॉपिक आपका है कि संयुग्मी फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु क्या होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि संयुग्मी फोकस क्या होता है अथवा संयुग्मी बिंदु क्या होता है। तो अगला टॉपिक आपका है संयुग्मी फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु। संयुग्मी फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु। अब संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु क्या चीज होता है। तो संयुग्मी फोकस क्या होता है कि अगर हम दर्पण के सम्मुख दो ऐसे बिंदुओं को प्राप्त करें कि वस्तु और प्रतिबिंब को एक दूसरे में बदल दें, यानी कि वस्तु की जगह पे प्रतिबिंब को रख दें, प्रतिबिंब की जगह पे वस्तु को रख दें, तो उनके में कोई अंतर ना आए। जैसे ये समझिए जरा सा कि मान लीजिए कि ये कोई अवतल गोलीय दर्पण है। ये अवतल गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। ये F दूना C, यहां कोई वस्तु रखी हुई है। पहली प्रकाश की किरण कैसे चलती है, मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से चली जाती है। ये हो गई बिंदु ए हो गया, M डैश हो गया, पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट F है। ऐसे दूसरी प्रकाश की किरण को हम कैसे लाते हैं, हम दर्पण को ही बढ़ा लो, क्या करोगे, ये वक्रता केंद्र से गई और दर्पण से टकराई बिंदु B पर और अपने मूल मार्ग में ही वापस लौट गई। यहां दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं I डैश पर, तो I डैश वस्तु O डैश का उल्टा वास्तविक आकार में छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब हम क्या करें कि अगर हम ये तो वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, इतनी बड़ी वस्तु यहां रख दें तो प्रतिबिंब कहां आ जाएगा, इस पर आ जाएगा। यानी कि अगर हम वस्तु को प्रतिबिंब के स्थान पर रख दें या प्रतिबिंब को वस्तु के स्थान पर रख दें तो एक दूसरे का जो प्रतिबिंब बनना है वह आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। यानी कि वस्तु अगर प्रतिबिंब के स्थान पर रख दी जाए तो प्रतिबिंब वस्तु के स्थान पर बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दो बिंदु कि जिनमें वस्तु और प्रतिबिंब को एक दूसरे से रिप्लेस किया जा सकता है, एक दूसरे से स्थानांतरित किया जा सकता है, ऐसे दो बिंदुओं को हम संयुग्मी फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु कहते हैं। अब इसमें शर्त क्या है
कि ये स्थिति केवल अवतल गोलीय दर्पण में बनती है। अवतल गोलीय दर्पण में क्यों बनती है? यह केवल वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए है, वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए है। यानी कि ये जो संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु प्राप्त होता है, यह संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु केवल और केवल वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए ही बनाया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंबों के लिए नहीं बनता है। इसलिए यह संयुग्मी बिंदु केवल अवतल गोलीय दर्पण में बनता है। उत्तल गोलीय दर्पण या समतल गोलीय दर्पण में संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु प्राप्त नहीं होता है। अब अगला आपका टॉपिक है रेखीय आवर्धन। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो एक बार आप पुरानी वीडियो जरूर देख लिया करिए, क्योंकि पुरानी वीडियो में और भी गहराई से चीजों को समझाया गया है। अगला टॉपिक आपका है रेखीय आवर्धन। बोर्ड के लिए 1 नंबर के क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है? किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा, किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा बने, किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा बने प्रतिबिंब एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं कि अगर कोई वस्तु है, उस वस्तु द्वारा कोई प्रकाशिक यंत्र है, उस प्रकाशिक यंत्र के द्वारा कोई प्रतिबिंब बनता है, तो प्रकाशिक यंत्र द्वारा बनी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है, इसी अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब वो प्रकाशिक यंत्र क्या हो सकता है? वह दर्पण हो सकता है, वह प्रकाशिक यंत्र क्या हो सकता है? वो फोटो कैमरा हो सकता है, वो प्रकाशिक यंत्र क्या हो सकता है? वो दूरदर्शी हो सकता है, वह सूक्ष्मदर्शी हो सकता है, वो मानव नेत्र भी हो सकता है। तो रेखीय आवर्धन क्या कहलाता है कि प्रकाशिक यंत्र द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब इसका एक सूत्र होता है, तो आपको लिखा रहे हैं कि रेखीय आवर्धन का सूत्र कैसे निकाला जाता है। तो पहले हम इसको एक बार फिर से देख लें कि किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा बने प्रतिबिंब एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब रेखीय आवर्धन हम निकालते कैसे हैं? ये 1 नंबर के लिए बहुत फेमस क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में बार बार पूछा जाता है कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। अब हम इसके लिए एक चित्र बनाते हैं, फिर आपको स्पष्ट करते हैं। यह एक अवतल गोलीय दर्पण है। M डैश इसका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है।
अब हम क्या करते हैं कि दर्पण के सम्मुख F C और यहां पर कहीं हम कोई वस्तु रख देते हैं। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी, दर्पण के बिंदु A से टकराएगी और टकराने के बाद ये फोकस से होकर के चली जाएगी। देखिए फिर भी नहीं सीधा बना। प्रयास करिए। दूसरी प्रकाश की किरण कैसे जाएगी? ये वक्रता केंद्र से जाएगी, दर्पण से टकराएगी, ये भी टेढ़ी हो गई। भी टेढ़ी है। चलो ये होगा, ये वक्रता केंद्र से जाएगी सी से, ये एफ है, और दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद ये अपने मूल मार्ग में ही पुनः वापस लौट जाएगी। इस प्रकार दोनों परावर्तित किरणें कहाँ? यहाँ आई डैश पर एक दूसरे को काटती हैं और वस्तु का आई डैश उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब हम क्या करते हैं कि यहां से अभिलंब खींच देते हैं। सॉरी, अभिलंब तो यही है। यहां से हम एक किरण यहां लाते हैं डॉटेड लाइन से, ध्रुव पर आपतित होती है और परावर्तन के नियम से ऐसे ये परावर्तित होकर के चली जाती है। ये बना ये हुई। अब हम क्या करते हैं कि यहां पर दो, एक ओ डैश पी और एक आई डैश पी, दो त्रिभुज लेते हैं। तो त्रिभुज चित्र में देखिएगा, आपको दिख जाएगा, ओ डैश पी तथा त्रिभुज आई डैश पी में देखिए कोण पी ओ डैश, कोण पी ओ डैश बराबर कोण पी आई डैश, पी आई डैश। क्यों ऐसा होगा? ये दोनों समकोण हैं, समकोण है। अब क्या होगा? दूसरा कोण देखिए कि कोण ओ डैश पी ओ, कोण ओ डैश पी ओ बराबर कोण आई डैश पी आई। ये कैसे होंगे? क्योंकि यहां परावर्तन का नियम लागू हो रहा है, इसलिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होंगे। कैसे? परावर्तन के नियम से। ये परावर्तन के नियम से। तो जब दो कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरा कोण आपस में बराबर होगा, इसलिए कोण ओ डैश
इज इक्वल टू कोण आई डैश। तो जब किसी एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के आपस में बराबर होते हैं तो वह त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। अतः त्रिभुज ओ ओ डैश पी समरूप है किसके, त्रिभुज आई डैश पी के, यानी ओ ओ डैश पी आई डैश पी के समरूप है। तो जब आई डैश पी के समरूप है तो क्या होगा कि लंब बटा लंब बराबर आधार बटा आधार के, यानी कि आई डैश बटे ओ डैश बराबर क्या हो गया, आई डैश बटे ओ डैश बराबर क्या हो गया, पी आई बटे पी ओ। अब इन सब का मान रखिए। तो आई डैश क्या है, आई डैश इस प्रतिबिंब की लंबाई है। तो प्रतिबिंब की लंबाई क्योंकि मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ नापी जा रही है इसलिए हम इसको मान लेते हैं -y2 बटे वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष से ऊपर नापी जा रही है इसलिए इसको मान लेते हैं y1 इज इक्वल टू, अब देखो पी आई बराबर -b, तो क्या हो गया -b बटे पी ओ बराबर क्या हो गया -u, या आप लिख सकते हो कि y2 बटे y1 इज इक्वल टू, अब चूंकि ये प्लस होगा ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -b बाई यू के। इसी को बराबर लिख देते हैं m, या हम क्या लिख देते हैं m बराबर y2 बटे y1 बराबर -b बाई यू। ये आपके आवर्धन का सूत्र होता है कि m बराबर y2 बटे y1 बराबर -b बाई यू, इसे हम आवर्धन का सूत्र कहते हैं। अब ये रेखीय आवर्धन का जो सूत्र है यह अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए दोनों के लिए एक ही होता है। केवल ध्यान देने की चीज क्या है कि जब प्रतिबिंब सीधे बनते हैं, यानी कि ये भी मुख्य अक्ष के ऊपर बना और दूसरा प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर बना, तो सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन धनात्मक और उल्टे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। तो यहीं आप नोट में लिख लेंगे, नोट सीधे प्रतिबिंबों के लिए, सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन धनात्मक, जबकि उल्टे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। क्या कंडीशन है कि सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन धनात्मक और उल्टे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। ये आपका आवर्धन हो गया। अब अगला टॉपिक आपका है अवतल दर्पण के उपयोग। सॉरी, एक टॉपिक और आपका बीच में बच रहा है, दर्पणों की पहचान। को ध्यान से देख लीजिएगा, पुरानी वीडियो से भी एक बार देख लीजिएगा। क्या आपको आगे जानना है? दर्पणों की पहचान। पहली चीज तो ये जान लीजिए कि आपको दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि जो दर्पण हैं वो तीन प्रकार के हैं। एक उत्तल गोली दर्पण, एक अवतल गोली दर्पण और एक समतल दर्पण। ठीक है, तो दर्पणों की पहचान।
दर्पणों के पहचान की दो विधियां हैं। पहली विधि है स्पर्श करके। स्पर्श करके, स्पर्श करके कैसे पहचान करेंगे? देखिए, एक पटरी ले लेते हैं और पटरी लेने के बाद हम उस पटरी को दर्पणों के ऊपर बारी बारी से रख देते हैं। एक पटरी लेते हैं और उस पटरी को दर्पणों के ऊपर बारी बारी से रखते हैं। देखिए, और एक होगा समतल दर्पण। अब देखिए, अगर यहाँ कलई ऐसे किया गया है और एक अवतल दर्पण है, यहाँ कलई ऐसे किया गया है, यह एक उत्तल दर्पण है, और यहाँ कलई ऐसे किया गया है, यह एक समतल दर्पण है। तो क्या होगा कि एक पटरी लिया, अगर पटरी को ऐसे रख दिया, पटरी रखा, पटरी इस पर रखा, पटरी इस पर रखा, तो अगर पटरी दर्पण के किनारों को छूती है, परावर्तक तल के किनारों को छूती है और बीच में भाग खाली रह जाता है, तो इस दर्पण को हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। अवतल दर्पण। और अगर पटरी बीच में एक जगह को छू देती है और किनारे खाली रह जाते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। और अगर पटरी पूरे भाग को छूती है तो इसको हम क्या कहेंगे? समतल दर्पण। सरलता से समझ में आ गया होगा कि स्पर्श करके कैसे पहचान की जा सकती है कि हम पटरी को जब रखे तो पटरी ने दर्पण के किनारे को छुआ लेकिन बीच का भाग खाली रह गया, परावर्तक तल का बीच का भाग खाली रह गया, तो ये दर्पण कौन सा हो गया? अवतल दर्पण हो गया। हमने जब पटरी को रखा तो पटरी परावर्तक तल के बीच के भाग को छुई लेकिन किनारे क्या हो गए? किनारे इसके खाली रह गए, इसको हमने उत्तल दर्पण कहा। और समतल दर्पण क्या है कि जब हमने पटरी को रखा तो पटरी संपूर्ण भाग को स्पर्श करने लगी, समतल दर्पण हो गया। तो ये दर्पणों को छूकर पहचानने की युक्ति है। दूसरी विधि है कि प्रतिबिंब देख करके। दूसरी विधि है प्रतिबिंब देख करके। प्रतिबिंब देखकर। तो प्रतिबिंब देखकर कैसे हम दर्पणों की पहचान करेंगे, इसको समझ लीजिए कि जो पहला है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसके सम्मुख वस्तुओं को अलग अलग स्थानों पर रखने पर इसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है, सीधा बनता है। जब हम दूर रखेंगे तो प्रतिबिंब उल्टे बनेंगे, जब हम करीब लाएंगे तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। उसके अलावा कभी छोटा बनता है, बड़ा बनता है, यानी कि विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब छोटे बने, फोकस पर रखा अनंत पर बना बहुत बड़ा बना। तो जब अवतल दर्पण के सम्मुख वस्तुओं को विभिन्न स्थानों पर रखा जाएगा तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अगर ऐसी स्थितियां प्राप्त हो रही हैं तो ये दर्पण कौन सा होगा? अवतल दर्पण होगा। अच्छा, उत्तल दर्पण में क्या होगा कि उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब जो होता है, इसमें क्या होता है? सदैव प्रतिबिंब छोटा एवं आभासी बनता है, छोटा एवं आभासी बनता है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम किसी दर्पण के सम्मुख वस्तु को रख रहे हैं और रखने के बाद जो वस्तु का प्रतिबिंब है वह वस्तु से छोटा बन रहा है, आभासी बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, तो ये कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। और अगर समतल दर्पण आपको दिया गया है तो उसमें कैसे आप पहचान करेंगे? तो समतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु को कहीं भी रखिए, कहीं भी रखी वस्तु, कहीं भी रखी वस्तु का
प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। यानी कि कहीं भी वस्तु को रख दीजिए समतल दर्पण के सम्मुख, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह सदैव वस्तु के बराबर ही बनेगा। तो अगर ऐसी स्थिति है कि वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर ही बन रहा है, तो ऐसे गोलीय दर्पण को हम ऐसे दर्पण को हम क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। तो आप दो विधियों से दर्पणों की पहचान कर सकते हैं। पहली विधि हो गई कि दर्पण को छू करके, दूसरी विधि हो गई प्रतिबिंब को देख करके। अब अगला टॉपिक आता है कि दर्पणों के उपयोग, दर्पणों के उपयोग, कि दर्पणों के क्या क्या उपयोग हैं, हम इनको कहाँ कहाँ उपयोग में लाते हैं। इसी टॉपिक के साथ दर्पण का जो उपक्रम है, दर्पण का जो पाठ्यक्रम है वह पूरा हो जाता है। और आपसे हम यह उम्मीद रखते हैं कि आप अपनी पुस्तक में दर्पण से संबंधित जो न्यूमेरिकल दिए गए हैं, आंकिक प्रश्न दिए गए हैं, उन आंकिक प्रश्नों को हल कर लेंगे। पुरानी वीडियो में तमाम आंकिक प्रश्नों को हल भी कराया गया है। अब अगली टॉपिक क्या है कि दर्पणों के उपयोग। तो सामान्य रूप से जैसे अगर आपसे कहा जाए तो दर्पणों का उपयोग क्या होता है, तो समतल दर्पण का उपयोग हम रोज अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर दांत की, नाक की, गले की जांच करने के लिए करते हैं। और उत्तल गोलीय दर्पण का उपयोग हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी गाड़ी में साइड मिरर के रूप में करते हैं। तो थोड़ा सा हम आप इस पर चर्चा कर लें। तो क्या करेंगे कि पहला अवतल गोलीय दर्पण का उपयोग, अवतल गोलीय दर्पण का उपयोग। अवतल गोलीय दर्पण का उपयोग कैसे करते हैं? अवतल गोलीय दर्पण का उपयोग करने में पहला चीज होता है कि जैसे कार की लाइट है, टॉर्च की लाइट है, ठीक है, सर्च लाइट है, तो उसमें जो कटोरी लगी हुई होती है जहां से प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, तो अवतल गोलीय दर्पण का उपयोग हम किसके लिए करते हैं कि कार की लाइट, सर्च लाइट, टॉर्च लाइट में रिफ्लेक्टर के रूप में, यानी कि जो कटोरी होती है उसके रूप में पहला प्रयोग हो गया कि अवतल दर्पण का उपयोग कार की लाइट, सर्च की लाइट, टॉर्च की लाइट में रिफ्लेक्टर के रूप में किया जाता है। दूसरा उपयोग हो गया आंख, कान, दांत एवं गले की जांच में। आप देखते हो कि दांत का डॉक्टर एक छोटा चम्मच सा आकार निकालता है, उसको आपके दांत के बगल लगा करके दांत का बड़ा प्रतिबिंब देख करके दांत में क्या दिक्कतें हैं उसको जांच करके आपको बताता है। कान का डॉक्टर अपने सर पर एक डिस्क टाइप की चीज रखा होता है और उससे पूरी प्रकाश परावर्तित होकर के आपके कान में पड़ती है और कान की जांच हो जाती है। ऐसे आंख की भी जांच की जाती है। इसके अलावा सर्च लाइटों में प्रयोग होता है, टेबल लैंपों में। तो क्या करते हैं कि टेबल लैंप जब हम यूज करते हैं तो रिफ्लेक्टर लगा देते हैं। जब रिफ्लेक्टर लगा देते हैं तो अवतल गोलीय दर्पण का प्रयोग करके थोड़े ही क्षेत्रफल में पूरी की पूरी प्रकाश को परावर्तित कर दिया जाता है। ये सामान्य प्रयोग हो गए अवतल गोलीय दर्पण का। अब उत्तल गोलीय दर्पण का प्रयोग आप देख लीजिए कि उत्तल गोलीय दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो उत्तल गोलीय दर्पण का सबसे बड़ा प्रयोग जो होता है वो स्ट्रीट लाइट में होता है। क्या होता है? नंबर 1 उत्तल गोलीय दर्पण का प्रयोग, उत्तल गोलीय दर्पण का प्रयोग
उत्तल गोली दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं? उत्तल गोली दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नंबर 1, स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट, जो बाजार में या गली में स्ट्रीट लाइट लगाई जाती है, ऊंची ऊंची लाइटें लगाई जाती हैं, वहां क्या होता है? उत्तल गोली दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो जब उत्तल गोली दर्पण का प्रयोग करते हैं तो बल्ब जलाने के बाद उत्तल गोली दर्पण पर प्रकाश पड़ता है और वो प्रकाश काफी बड़े क्षेत्रफल में फैल जाता है और बड़े भूभाग को प्रकाशित करता है, इसलिए इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट में करते हैं। दूसरी चीज क्या है कि इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। साइड मिरर, तो साइड मिरर के रूप में करने से क्या होता है? साइड मिरर के रूप में जब आप गाड़ी के प्रयोग करते हैं तो जो आपका दृश्य क्षेत्रफल होता है, यह दृश्य क्षेत्रफल क्या होता है? काफी बढ़ जाता है। यानी कि अगर ये उत्तल गोली दर्पण है तो आप काफी बड़े क्षेत्रफल को देख सकते हैं। यहाँ आपकी आंख होगी, आप काफी बड़े क्षेत्रफल को देख सकते हैं। जबकि समतल दर्पण में अगर यही चीज देखी जाए तो समतल दर्पण में हम कम क्षेत्रफल को देख पाएंगे अपेक्षाकृत उत्तल गोली दर्पण के। यहाँ आपकी आंख होगी। यानी कि जब हम साइड मिरर के रूप में उत्तल गोली दर्पण का प्रयोग करते हैं तो पीछे के एक बड़े भूभाग को हम देख पाते हैं। पीछे से आती हुई गाड़ियां छोटी दिखाई देती हैं, वस्तुएं तो छोटी दिखाई देती हैं, लेकिन बड़े क्षेत्रफल को देख पाते हैं। जबकि अगर हम समतल दर्पण का प्रयोग करें तो हम छोटे क्षेत्रफल को देख पाते हैं। यानी कि साइड मिरर का जो प्रयोग करते हैं वह उत्तल गोली दर्पण होता है और उससे हमारा जो दृश्य क्षेत्रफल होता है वह बढ़ जाता है। तो हाई स्कूल के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग दर्पण से संबंधित सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। अब इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल प्रश्न हैं, आंकिक प्रश्न हैं, उसको आप अपनी पुस्तक की सहायता से लगाएंगे। पुरानी वीडियो को देखेंगे, उसमें 15-20 न्यूमेरिकल प्रश्नों को सरलतापूर्वक सॉल्व करने की विधि आपको बताई गई है। हम रिवाइजिंग पार्ट में न्यूमेरिकल पार्ट को ना जोड़ते हुए अगले दिन से प्रकाश के अपवर्तन की चर्चा करेंगे। कल रविवार है, पूरे दिन परिश्रम करके आप लोग पूरे आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। जो प्रश्न नहीं आते हैं वो पूछेंगे। कुछ लोगों ने आंकिक प्रश्नों को हल करके उसकी इमेज डाली थी, उसमें जो कमियां थी पिछली बार उनको दूर किया गया था। आप भी संपूर्ण आंकिक प्रश्नों को हल करिए। कोई दिक्कत होती है कमेंट करिए, फ़ोन करिए, मैसेज करिए, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।